कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कामनी जैन मैडम, माननीय विधायक महोदय श्री प्रेम शंकर वर्मा जी, आयोजन सचिव श्री विनोद राय जी, कीनोट स्पीकर डॉक्टर एच.सी. जैन साहब, डॉक्टर हंसा व्यास मैडम, सबसे पहले तो मैं इस समसामयिक विषय पर इतने अच्छे सेमिनार के आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई देना चाहूँगा। ये जो कोविड-19 कोरोना महामारी का जो प्रॉब्लम है, अगर सबसे ज़्यादा इस महामारी के कारण कोई प्रभावित हुआ है तो वह पर्यटन प्रभावित हुआ है। ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 1990 के बीच, इस पंचवर्षीय योजना में पर्यटन पर दो बात मुख्य रूप से की गई। नंबर एक, यह कहा गया कि पर्यटन रोजगार सृजन का सबसे प्रमुख स्रोत है, और दूसरी बात जो कही गई कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा आय का स्रोत पर्यटन है। और इस पंचवर्षीय योजना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए गए वो मील के पत्थर साबित हुए। 1986 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से 2012 के बीच में, इसमें कई राज्यों ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। पर्यटन मंत्रालय, आज आप देखिए कि जो आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो 2000 में 2.64 मिलियन पर्यटक भारत आए थे, और यह जो संख्या 2019 में 10.89 मिलियन तक जा पहुंची। यानी आप समझ सकते हैं कि पर्यटन में कितनी तेज़ी से बढ़ावा हुआ है, कितनी तेज़ी से विदेशी पर्यटक भारत आए हैं। और विदेशी मुद्रा आय की अगर बात करें, उसके आंकड़ों को हम देखें तो 2015 में 1,34,844 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आय हुई थी, और अभी जो 2019 के आंकड़े हमारे सामने आए हैं उससे पता चलता है कि 2,10,981 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आय पर्यटन से हुई है। और रोजगार सृजन की अगर बात करें तो 2015-16 में 72.26 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ था, और अभी जो नवीनतम आंकड़ों को अगर देखें तो 87.50 मिलियन लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के बाद से जो पर्यटन का ग्राफ है वो तेजी से बढ़ा है। पर्यटन मंत्रालय के जो प्रयास थे वो रंग लाए हैं, और विदेशी मुद्रा से सर्वाधिक आय हुई है। और भारत ही नहीं, समस्त विश्व के हर देश अब यह समझ चुके हैं कि अगर हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी है तो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना होगा। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों की हम बात करें तो 14 जून 2018 को अतुल्य भारत वेबसाइट लॉन्च की गई। यह वेबसाइट का लॉन्च करना पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। इस वेबसाइट के माध्यम से पूरे विश्व के पर्यटक भारत के पर्यटन स्थलों को देख सकते हैं। इस वेबसाइट में पर्यटन से जुड़ी हर चीज़ दी गई है, और पर्यटकों को जो सुविधा चाहिए वो इस वेबसाइट के माध्यम से उनको प्राप्त हो सकती है। 23 अगस्त 2019 को बौद्ध वेबसाइट लॉन्च की गई। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि भारत में 3 लोगों को बुद्धिस्ट कहा जाता है जिन्होंने बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया। एक महापंडित राहुल सांकृत्यायन, दूसरे हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर, और तीसरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इसमें जो महापंडित राहुल सांकृत्यायन हैं, ये जब श्रीलंका गए थे तो श्रीलंका के बौद्ध विद्यालंकार विहार ने इनको त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी थी। और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीलंका की यात्रा पर गए थे, तो राहुल सांकृत्यायन ने राजेंद्र प्रसाद को अनुराधापुर में वो वृक्ष दिखाया था जो अशोक की पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में स्थापित किया था। तो राजेंद्र प्रसाद ने उस समय कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कि यहाँ पर इस बौद्ध वृक्ष की कितनी कदर है और एक हमारे यहाँ इसकी कोई कदर नहीं है। तो पर्यटन मंत्रालय ने इस बात को समझा और उस बोध गया को, और न केवल बोध गया को अपितु बौद्ध स्थल जितने भी हैं उन सबको लेकर एक बौद्ध वेबसाइट लॉन्च की। और इस बौद्ध वेबसाइट के माध्यम से आपको जितने भी बौद्ध धर्म स्थल हैं उनकी जानकारी इसमें दी गई है।
इसके बाद और आगे बढ़ते हुए पर्यटन मंत्रालय ने 27 सितंबर 2019 को अतुल्य भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यटन मंत्रालय निरंतर इसके लिए प्रयास कर रहा है और भारतीय पाक कला, भारतीय जो खान पान है वो सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। और पर्यटन मंत्रालय ने यह बात को समझा कि हमें भारतीय खान पान के लिए पर्यटकों को आकर्षित करना है, तो इसके लिए उन्होंने समस्त विश्व में शेफों को भेजा और पाक कला का प्रदर्शन किया। इस विदेशी दौरों में इजराइल में गए, इथियोपिया में गए, तुर्कमेनिस्तान में गए, तो लगभग समस्त भारत में पाक कला का प्रदर्शन किया गया। विदेशों में भारत के बारे में जानो, इस टॉपिक पर कई सेमिनार आयोजित किए गए। 2 से 13 अक्टूबर 2019 को पर्यटन पर्व दिल्ली में मनाया गया और इसमें देखो अपना देश, इस पर बात की गई। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्य पर्यटन मंत्रालय ने किया है, 15 थीम आधारित पर्यटन परिपथों का निर्माण किया जा रहा है। एक पर्यटन परिपथ वो होगा जो रामायण के स्थलों को दिखाएगा, एक पर्यटन परिपथ वो होगा जो कृष्ण भगवान से संबंधित पूरे स्थलों को दिखाएगा, एक परिपथ वो होगा जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों को दिखाएगा। तो इस प्रकार ये थीम आधारित जो पर्यटक परिपथों के निर्माण की बात है, इस पर सरकार तेजी से कार्य कर रही थी। मनोरंजन, तो ये जो इससे पर्यटन का ग्राफ हमने जो आंकड़े बताए, इससे दिख रहा था कि एकदम बढ़ रहा था और इसमें जो पर्यटन मंत्रालय ने काफ़ी धन लगाया था। और ये जो कोविड संकट आया, कोविड संकट ने हमारी जो जितनी भी मेहनत की गई थी, चाहे वो बहुत वेबसाइट लॉन्च करने वाली मेहनत हो या अतुल्य भारत मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाली मेहनत हो या फिर देखो अपना देश वाले कार्यक्रम हो, तो ये सब कार्यक्रमों से जो किया गया था वो हम इसलिए कर रहे थे जिससे कि हमें पर्यटन में लाभ मिले। लेकिन पर्यटन, एक कोरोना महामारी एक ऐसा संकट सामने आया, इसने पर्यटन को बिल्कुल, जो ग्राफ एकदम शून्य से शिखर पर पहुंचा था वो ग्राफ फिर शून्य पर आ गया। तो ये सामाजिक पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, समाज की दृष्टि से देखा जाए, आप ये मान के चलिए कि पर्यटन के प्रकारों को हम देखें तो हर पर्यटन स्थल पर सरकार के पूरे प्रयास थे, क्योंकि पर्यटन स्थल पर पूरा परिवार जाता है, परिवार में बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, तो हर परिवार के हर वर्ग के लिए मनोरंजन के साधन मुहैया कराए गए थे। इंडोर आउटडोर गेम्स की व्यवस्था की गई थी, डांस म्यूजिक की व्यवस्था की गई थी और इस व्यवस्था को करने में हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था। तो ये जो लोग थे, वो पर्यटक जब नहीं पहुंच रहे हैं तो ये जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। ग्रामीण पर्यटन की बात की गई, अभी हाल ही में ग्रामीण पर्यटन एक नई अवधारणा आई और इस अवधारणा का ये था कि भारत की 70% आबादी ग्रामों में रहती है और पर्यटक भारतीय ग्रामों को देखना चाहता है, विदेशी पर्यटक। तो विदेशी पर्यटकों की रुचि ग्रामीण पर्यटन में बढ़ रही थी, वो ग्रामों में जा रहे थे, वहाँ देख रहे थे कि किस प्रकार फसलें उपजाई जाती हैं, किस प्रकार वहाँ की संस्कृति है, किस प्रकार वहाँ पर त्यौहार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये ग्रामीण पर्यटन की जो अवधारणा पे जो कार्य चल रहा था और तेजी आ रही थी, ये कोविड-19 के संकट ने इस ग्रामीण पर्यटन को भी पूरी तरह से ठप कर दिया है। और इसके लिए हमने जो दूर दराज के गांवों में जो रोजगार दिए हुए थे, वो रोजगार जो लोग थे वो बेरोजगार की स्थिति में है। एक और जो इको टूरिज्म पर्यटन, जो पर्यटक थे वो पारिस्थितिकी की ओर आकर्षित थे। भारत में इको टूरिज्म की प्रभुत संभावनाएं विद्यमान है और इस संभावनाओं को देखते हुए समस्त भारत में इको टूरिज्म के काफ़ी प्रयास किए गए थे और इस कोविड-19 के कारण वो प्रयास भी ठप पड़ गए हैं और दूर दराज के क्षेत्र में जिन लोगों को रोजगार दिया गया था वो उनका रोजगार आज संकट में है। साहसिक पर्यटन, यह भी जो कई पर्यटक ऐसे होते हैं जो कुछ रोमांचित करने वाले कार्य करना चाहते हैं, इनके लिए पर्वतारोहण किया जा रहे थे, स्कीइंग की व्यवस्था की जा रही थी, रिवर राफ्टिंग की व्यवस्था की गई थी, बलूनिंग की व्यवस्था की गई थी, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग। तो ऐसे तमाम सुविधाएं साहसिक पर्यटन के तहत पर्यटकों को उपलब्ध कराई गई थी और इन सुविधाओं के पीछे एक बड़ा वर्ग को रोजगार मिला हुआ था। वहाँ पर होटल स्थापित थे, दूर दराज के क्षेत्रों में ये काम हो रहे थे। आप ये मान के चलिए उद्योग और पर्यटन, उद्योग वहाँ स्थापित होते हैं जहाँ घनी आबादी होती है
और पर्यटक की संभावनाएं वहाँ निर्मित होती है जहाँ पर फैली हुई आबादी होती है, क्योंकि पर्यटक शांति चाहता है। तो वहाँ दूर दराज के क्षेत्र में हमने पर्यटकों की सुविधाओं के लिए होटलों का निर्माण कराया, वहाँ पर रोजगार के अवसर मुहैया कराए, वहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया, इन लोगों को प्रेरित किया गया कि भाई ये लोक कलाओं का प्रदर्शन करें, लोक गायनों का प्रदर्शन करें, स्थानीय संस्कृति की जो चीज़ें हैं उनको प्रोत्साहित करें बनाने के लिए, बिक्री के लिए। तो अब वो चीज़ें तो बन चुकी हैं लेकिन बिक्री नहीं हो रही है। जो लोग इसमें लगे हुए थे उनका रोजगार आज संकट में है। एक और जो महत्वपूर्ण अवधारणा आई थी स्वास्थ्य पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन। ये दूर दराज के क्षेत्रों में अच्छे प्राकृतिक वातावरण में मानसिक शांति के लिए यहाँ पर 20 से 25 दिन के लिए, 15 दिन के लिए पर्यटक जाता था और उसको पूरा का पूरा जो स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक चिकित्सा, यानी स्टीम बाथ दी जाती थी, मिट्टी के लेप द्वारा स्नान कराया जाता था, तो उसके स्वास्थ्य को पूरी तरह से सुधारने की जो प्रणाली थी वो विकसित की जा रही थी। यहाँ पर काफ़ी धन खर्च कर कर यह चिकित्सीय पर्यटन स्थल स्थापित किए गए थे, सरकार ने भी इसमें पैसा लगाया था। और पर्यटकों के ना आने से कोविड संकट के कारण वो लोग भी आज संकट में हैं। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ जो रोजगार में लोग लगे हुए थे, वो बेरोजगार हो गए हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण संकट है और खास करके समाज के जो लोग, जो वर्ग इसमें लगे हुए थे, उन पर एक संकट की स्थिति निर्मित हुई है। क्रूज पर्यटन को देख लें, सरकार ने क्रूज पर्यटन की ओर लोगों की बढ़ती रुचि को देखते हुए 5 पोर्ट बनाए थे, मुंबई में, कोच्चि में, गोवा में, मैंगलोर में और चेन्नई में। और यहाँ पर यह प्रयास किए जा रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से क्रूज द्वारा पर्यटन करें। लेकिन ये जो प्रयास थे सरकार के, इसमें जो धन खर्च हुआ, जो लोगों को रोजगार दिया गया, आज कोविड-19 के कारण वो भी संकट के दौर से गुजर रहा है। वहाँ पर कोई पहुँच नहीं रहा है, खर्च धन हो चुका है लेकिन उसके रिटर्न हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। एक और जो चीज़ है सामाजिक पर्यटन की, अगर बात देखें तो समाज का सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार है वो है विवाह संस्कार। और अभी वर्तमान में विवाह पर्यटन की अवधारणा अस्तित्व में आई थी। विवाह पर्यटन की अवधारणा अस्तित्व में आने के साथ साथ इसमें डेस्टिनेशन मैरिज की बात हुई थी। यहाँ पे उदयपुर में, जोधपुर में, ओरछा में, खजुराहो में, कई जगह, गोवा में डेस्टिनेशन मैरिज की स्थिति बनाई गई थी, हेरिटेज होटल बनाए गए थे। और वेडिंग प्लानर वो यह काम करते हैं कि पूरी तरह से आपके वो 16 संस्कार, जो 15 संस्कार हैं या विवाह संस्कार के जितने भी संस्कार हैं, वो पूरे भारतीय रीति के साथ, भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए उनको आयोजित किया जाए। तो विदेशी 2 तरह से यहाँ पर आ रहे थे। कुछ विदेशी इन भारतीय संस्कृति के जो विवाह हैं उनको देखने के लिए आते थे, क्योंकि विवाह एक अपने आप में बहुत बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है और विदेशी उनको देखना चाहते हैं कि किस प्रकार विवाह संस्कार यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं भारत में। क्योंकि विदेशों में तो विवाह संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ तो कोर्ट मैरिज जैसी स्थिति है, तो वो यहाँ उस संस्कारों को देखने आते थे। और कुछ विदेशी इन विवाह संस्कारों से प्रभावित होकर यहाँ विवाह करने आते थे। वो यहाँ पर आते थे और उन्होंने इच्छा प्रकट की थी और कई विवाह हुए भी। उसके पीछे इनकी मान्यता थी कि अगर भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय रीति रिवाजों से, भारतीय संस्कृत के मंत्रों के उच्चारण के साथ अगर विवाह संपन्न किया जाए तो वो विवाह स्थायी रहता है। क्योंकि भारत में वो देखते हैं कि यहाँ पर विवाह प्रणाली स्थायित्व, उसको यहाँ पर तलाक की नौबत कम आती हैं, जबकि विदेशों में तलाक आए दिन होते हैं। तो उनको लगता था कि अगर हम भी भारत में जाकर और डेस्टिनेशन मैरिज करें और भारतीय परंपराओं के अनुसार, संस्कारों के अनुसार विवाह करें तो हमारा जो विवाह स्थायी रहेगा। तो ये जो डेस्टिनेशन मैरिज के लिए प्रयास किए गए थे, हेरिटेज होटलों में व्यवस्था की गई थी, वेडिंग प्लानर इसमें लगे हुए थे और कई लोगों ने ये होटल बुक भी कर लिए थे। ये जो चूँकि ये संकट मार्च में आया और अप्रैल मई में विवाह बहुतायत में होते हैं, तो कई हेरिटेज होटल में विवाह बुक हो चुके थे। वेडिंग प्लानर को धन दिया जा चुका था, एडवांस दिया जा चुका था, हेरिटेज होटलों को एडवांस दिया जा चुका था, लेकिन वो सब एकदम समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। और ये जो सामाजिक स्थिति की अगर देखा जाए तो एक बड़ा संकट आया कि लोग बड़ी उम्मीद के साथ, विवाह 2 हृदयों का मिलन होता है, न जाने कितनी उम्मीद लगाकर जीवन साथी को विवाह के लिए बैठे रहते हैं कि भाई विवाह होगा, और कई उम्मीदें होती हैं लेकिन सारी उम्मीदें ध्वस्त हो गई।
तो ये जो विवाह पर्यटन की अवधारणा थी इसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। धार्मिक पर्यटन की अगर बात करें तो भारत में चार धाम यात्रा का संस्कार है। बुजुर्ग लोग इसको पसंद करते हैं। कई युवा अपने जीवन काल में ही इसको देखना चाहते हैं, युवा अवस्था में इसको करना चाहते हैं। शिरडी को देख लीजिए आप, हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक जाते हैं। सेगांव को देख लीजिए, वैष्णो देवी को देख लीजिए, तिरुपति बालाजी को देख लीजिए, आपके अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह को देख लीजिए, आनंदपुर साहब को देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए, गया में देख लीजिए, सारनाथ में, श्रवण बेलगोला। यानी कि चाहे वो हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल हो या मुसलमान धर्म का, जैन धर्म का तीर्थ स्थल हो या बौद्ध धर्म का, सिख धर्म का तीर्थ स्थल हो या इस्लाम धर्म का, यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक जाते थे। तो ये जो कोरोना संकट के कारण ये धार्मिक पर्यटन भी बंद है, मंदिर बंद हैं। ये जो कभी नहीं हुआ वो हम अभी देखा हमने कि सारे मंदिर बंद कर दिए गए। तो धार्मिक पर्यटन जो आय का एक बड़ा स्रोत था, कई लोगों को, हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ था, वो रोजगार भी पूरी तरह से संकट में आ गया। इसके बाद आपको देखें, एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है खेल पर्यटन। आपको बता दें कि खेल पर्यटन विश्व पर्यटन का 40% हिस्सा खेल पर्यटन में है। क्योंकि आप देखिए, चाहे ओलंपिक खेल हो या एशियाई खेल हो या फुटबॉल वर्ल्ड कप हो, जहाँ पर भी ये खेल आयोजित होते हैं वहाँ पर एक खेल गांव बन जाता है। वहाँ पूरा का पूरा कई लोग वहाँ पर काफ़ी लंबी अवधि के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तो खेल पर्यटन को देखते हुए जब खेल बंद हैं, स्टेडियम बंद हैं, तो ये खेल पर्यटन भी पूरी तरह से बंद है। और इससे जो आय हो रही थी, जिन लोगों को हजारों की संख्या में, हजारों क्या लाखों की संख्या में इसमें रोजगार मिला हुआ था, वो रोजगार संकट में है। तो सामाजिक पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो खेल पर्यटन बंद होने के कारण, खेलकूद बंद होने के कारण इससे भी हमें जो पर्यटन को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके बाद एक और जो प्रमुख चीज़ थी फिल्म पर्यटन। पर्यटन मंत्रालय ने 25 जुलाई 2012 को समस्त राज्य सरकारों को कहा था कि आप फिल्म पर्यटन को बढ़ावा दें, क्योंकि लोगों की रुचि शूटिंग देखने में है। तो उसके लिए उन्होंने कहा बाकायदा शूटिंग स्थल बनाया जाए और यहाँ पर जो शूटिंग हो उसको पर्यटन के रूप में विकसित करके पर्यटकों को यहाँ पर आकर्षित किया जाए, पहले से प्लानिंग की जाए। तो ये पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को कहा था कि अपने अपने यहाँ शूटिंग को बढ़ावा दें और उसके माध्यम से फिल्म पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए। तो फिल्म पर्यटन, चूँकि आज के देखिए शूटिंग बंद है, सभी फिल्म कलाकार आज बॉम्बे में बैठे हुए हैं घर पर, तो यहाँ पर भी जो हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार था वो संकट में है। फिल्म पर्यटन पूरी तरह से संकट के दौर से गुजर रहा है। तो अब हम देखें कि समाज का एक बड़ा वर्ग, आप देखिए कि पर्यटन, जैसे जैसे पर्यटन बढ़ा, पर्यटन को बढ़ावा देखते हुए पर्यटन पर डिप्लोमा दिए गए, डिग्री दी गई, क्योंकि टूरिस्ट गाइड की नौकरी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा और लाखों की संख्या में टूरिस्ट गाइड बने। क्योंकि ट्रैवल एजेंसी हो या टूर ऑपरेटर हो, या फिर आपके देखिए जो स्टर्लिंग हॉलीडे है, क्लब महिंद्रा है, तो इन्होंने बड़ी संख्या में टूरिस्ट गाइड को हायर किया हुआ था। और ये टूरिस्ट गाइड जो एक धीरे धीरे बढ़ता हुआ रोजगार बनता जा रहा था, आज सब कुछ ठप हो गया है। तो ये बड़ा मुश्किल का दौर है। जो शेफ थे, बड़े बड़े होटलों में शेफ का काम कर रहे थे, जब होटल बंद हैं तो शेफ भी अपना बेरोजगारी की स्थिति में है। आपका कश्मीर में देखें, कश्मीर में मैक्सिमम लोग जो जाते थे शिकारा की सैर करते थे। ये शिकारा जो थे वो एक तरह से हाउस बोट, पूरा का पूरा होटल था। यहाँ पे कई लोगों को रोजगार मिला हुआ था, जो भोजन से लेकर घुमाने तक का। तो ये कोविड-19 के कारण वो भी पूरी तरह से ठप है। और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो चिंता का विषय है, कि कोविड-19 ने वर्तमान में तो इनको प्रभावित किया ही है। इस समय पर्यटन पूरी तरह से जीरो पर है, लेकिन जो अभी विश्व ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने जो डाटाज दिए हैं, और उसने कहा है कि कम से कम जो आपके वायुयान सेवा थी, ट्रैवल एजेंसी थी, इन्होंने 35% लोगों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया है। इनको वेतन नहीं मिलेगा और छुट्टी जब तक दे दी गई है जब तक की व्यवस्था नॉर्मल ना हो। और करीब 5 करोड़ लोग का रोजगार संकट में, ये जो आंकड़े हैं। और इसने कहा है कि ये आगामी 10-12 महीने में यह स्थिति बनी रहेगी। और मुझे नहीं लगता, इन्होंने कहा है कि अगले 1 साल तक पर्यटन की स्थिति नॉर्मल स्थिति में आना मुश्किल होगा। और
ये जो आंकड़े हैं ये स्पष्ट बता रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ उसमें 40% लोगों ने कहा है कि अगले 1 साल तक हमारा पर्यटन की कोई योजना नहीं है, पर्यटन पे हम नहीं जाएंगे। तो ये पर्यटन के लिए सबसे बड़ी संकट की स्थिति है। सामाजिक पर्यटन तो आप ये मान के चलिए कि पूरी तरह से ठप हो चुका है। और समाज में एक नई चीज़, एक जो नया जो इस कोविड-19 के कारण डेवलपमेंट हुआ है वो डिप्रेशन की स्थिति और घरेलू झगड़ों की स्थिति। आप देखिए कि चूँकि एक आदमी, तनाव की जो परिभाषा है वो बताती है कि एक ही विचार का बार बार आना तनाव है। रिपीटिशन ऑफ सेम आइडिया इज टेंशन। और एक विचार को बार बार आने से रोकने के लिए विचारों की श्रृंखला को तोड़ना था। व्यक्ति पूरे महीने साल भर काम करता था, तो पर्यटन के द्वारा वो विचार की श्रृंखला को तोड़कर शांति के लिए, तनाव को दूर करने के लिए पर्यटन स्थल पर जाने का प्लान करता था। और ये जो प्लानिंग है ये काफ़ी पहले से हो जाती थी, 4 से 6 महीने पहले हो जाती थी, क्योंकि पूरी टिकट बुक करना होती थी। वायुयान की टिकट बुक करना है, होटलों को बुक करना है, टूर पैकेज से जा रहे हैं तो टूर पैकेज को पैसा देके एडवांस बुकिंग आपको करवाना है। तो कई लोगों ने एडवांस बुकिंग करवा रखी थी। एक क्लब महिंद्रा बहुत बड़ी एक एजेंसी है, वो उसके पूरे भारत में ही नहीं विश्व में भी रिसोर्ट हैं, और उसकी स्कीम रहती है कि वो एक मुश्त 5-6 लाख रुपए परिवार से ले लेते हैं और 25 साल के लिए एक प्लान देते हैं, और उसमें हर साल आपको 6 से 7 दिन के लिए पर्यटन स्थलों पर जाना होता है। और तो ये जो जिन्होंने अभी लेटेस्ट में इसके जो प्लान लिए, वो लोग प्लान करके बैठे थे कि भाई हमने 5 लाख रुपए खर्च किया है तो क्लब महिंद्रा के रिसोर्ट का उपयोग करेंगे। तो अब जैसे ये मार्च में कोविड-19 की प्रॉब्लम शुरू हुई, लॉकडाउन हुआ और पर्यटन पूरी तरह से बंद हो गया, तो ये जो लोग पर्यटन का इंतजार कर रहे थे, तनाव दूर करने के लिए, मनोरंजन के लिए पर्यटन पर जाने चाह रहे थे, अब उनकी स्थिति, जिस तनाव को दूर करने के लिए वो पर्यटन पर जाना चाह रहे थे, पर्यटन पर न जा पाने के कारण वो तनाव दुगने तौर पर उनके साथ आ गया। वो डिप्रेशन की स्थिति में आ गए, क्योंकि काफ़ी पैसा उन्होंने जो वायुयान के किराए में खर्च कर दिया। और वायुयान ने जो आपके नीति बनाई है, चाहे वो स्पाइस जेट हो या इंडिगो हो, इन्होंने कहा है कि हम पैसा नहीं लौटाएंगे, एक क्रेडिट सेल बनाएंगे जिससे पैसा आप 1 साल में उपयोग कर लेंगे। तो ये पैसा उनका भारी मात्रा में, कई लोगों का पैसा यहाँ पर ब्लॉक हो गया, फंस गया। अब वो अगर उनकी स्थिति नहीं है कि एयरपोर्ट का उपयोग कर सकें या प्लेन के द्वारा जाने का, तो वो पैसा अपना वसूल करने के लिए उनको प्लेन की यात्रा करना पड़ेगी। तो एक बड़ा अमाउंट अगर फंसा हुआ है तो एक टेंशन भी उनके अंदर डेवलप हुआ है। और मुझे लगता है सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए, कार्य करना चाहिए कि ये पैसा जो लगा है वो पैसा इनको वापस लौटाया जाना चाहिए। और जिन लोगों ने हाल ही में क्लब महिंद्रा की स्कीम ली है, 5-6 लाख रुपए लगाया और वो लोग पर्यटन पर नहीं जा पाए, तो वो भी डिप्रेशन की स्थिति में, टेंशन की स्थिति में। और जिन लोगों ने कई टूर पैकेज लिए थे, विदेश के टूर पैकेज लिए थे, वो भी डिप्रेशन की स्थिति में, तनाव की स्थिति में। और परिवार में आप ये मान के चलिए कि अगर पर्यटन के लिए पत्नी ने प्रपोज किया है पति को कि भाई हम पर्यटन पर जाना है, तो पति ये जो पैसा उसका ब्लॉक हुआ है उसके लिए पत्नी को जिम्मेदार मानता है कि आपके कारण ये हुआ है, ऐसा क्या जरूरत थी। और पति के कारण अगर हुआ तो पत्नी दबाव बना रही। तो परिवार में कई तरह के तनाव बन रहे हैं। और जो सर्वे हैं, ये सर्वे चल रहे हैं, जैसे सर्वे सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोविड-19 ने सामाजिक पर्यटन को कितनी बुरी तरह से प्रभावित किया है। कितने हजारों की संख्या में लोग, रोजगार का संकट उन पर आ गया है, भूखों मरने की नौबत है। कई लोग तो ऐसे थे कि जो उनको तुरंत पैसा मिलता था वो उससे पैसा खाते थे। जैसे एजेंट है, वो एजेंट का कमीशन था, तो कमीशन के आधार पर जो लगे हुए थे, तो कमीशन जब मिलेगा जब पर्यटक जाएगा। जब पर्यटक जा ही नहीं रहा तो कमीशन की स्थिति ही नहीं है। तो जब पर्यटक बहुतायत में जाते थे तो कमीशन काफ़ी मिल रहा था, लेकिन जब पर्यटक नहीं जा रहे हैं तो कमीशन भी बंद है। कमीशन बंद है तो उनकी तो रोजी रोटी पर संकट है, खाने पर संकट है, भूखमरी की नौबत है। तो ये जो कोरोना महामारी का जो संकट है, तो आप ये मान के चलिए पर्यटन उद्योग के लिए सबसे गंभीर संकट है। और मुझे लगता है कि इस पर चिंतन करना होगा। और इससे उभरने के लिए हाल फिलहाल में आप ये मान के चलिए घनी जगह पे तो नहीं भेजा जा सकता, लेकिन सरकार को चाहिए ग्रामीण पर्यटन को पुनः बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि ग्रामों में कोरोना संकट कम है। इको टूरिज्म को पुनः बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि ये दूर दराज के क्षेत्रों में यहाँ पर ये महामारी कम फैली हुई है।
तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वहाँ पर हम पर्यटन को बढ़ावा देकर बाकी जगह जो पर्यटन को नुकसान पहुँचा है उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो एक बार पुनः मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतने अच्छे टॉपिक पर उन्होंने यह सेमिनार का आयोजन किया है और ऐतिहासिक पर्यटन पर प्रभाव पर आपके हमारे कीनोट स्पीकर साहब ने बात की, सांस्कृतिक पर्यटन पर प्रभाव पर व्यास मैडम बात करेंगी और शोधार्थी भी अपने शोध पर प्रस्तुत करेंगे। तो कई डायमेंशंस सामने आएंगे। तो ये निश्चित रूप से समाज के लिए एक संकट है। पर्यटन के लिए कोविड-19 सबसे बड़ा संकट है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई हुआ है इस महामारी के कारण तो पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ है और इससे उभरने में उसको मुझे लगता है आगामी 10 से 20 साल लगेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।